नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 26 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड 2019 में ट्रैकिंग परिवर्तन विकल्प का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्जिन में लाल रेखा के साथ ट्रैक किए गए परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। MS वर्ड का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड 2019 में ट्रैकिंग परिवर्तन विकल्प का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्जिन में लाल रेखा के साथ ट्रैक किए गए परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। पहला क्वेश्चन हमसे MS वर्ड से पूछा गया है, जो कि ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन से संबंधित है। ट्रैक चेंजेस MS वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। MS वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+E होती है। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने की, रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हम MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, उस फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के बाद यदि हमारी फाइल में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में प्राप्त होता है, और इस ऑप्शन की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+E होती है। फाइल में जहां जहां पर चेंजेस किए जाते हैं, उन चेंजेस को शो करने के लिए मार्कअप का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है, ट्रैकिंग परिवर्तन विकल्प का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्जिन में लाल रेखा के साथ ट्रैक किए गए परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। वह होता है सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप जहां जहां चेंजेस होते हैं, सभी चेंजेस को रेड कलर की लाइन के साथ डॉक्यूमेंट के मार्जिन में शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मार्कअप। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के रिव्यू टैब में एक ट्रैकिंग ग्रुप होता है। ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है। यदि हम अपनी फाइल में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, इसके बाद यदि हमारी फाइल में कहीं पर भी कोई चेंजेस किया जाता है, तो उस चेंजेस को ट्रैक कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं, हमने यहां पर एक चेंजेस किया तो हमारे उस चेंजेस को यहां पर हमें रेड कलर की लाइन के साथ मार्जिन में शो किया जा रहा है। यह कहलाता है ट्रैक चेंजेस। हम जहां जहां पर जो जो चेंजेस करेंगे, उनको हमें एक रेड कलर की लाइन के साथ शो कर दिया जाता है, ट्रैक कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मार्कअप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के संदर्भ में OSI का पूर्ण रूप क्या है। नेटवर्क के संदर्भ में OSI का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क में वर्क करता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP सर्वर का गेस्ट अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और ब्लैंक
निर्धारित कर सकता है जो इस पर डेटा के एक्सेस के लिए आवश्यक है। एफटीपी सर्वर का गेस्ट अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और ब्लैंक निर्धारित कर सकता है जो इस पर डेटा के एक्सेस के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है, एफटीपी से संबंधित है। एफटीपी क्या है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जब हम इंटरनेट पर या नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं तो वहां पर एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है एफटीपी सर्वर का गेस्ट अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और ब्लैंक। यूजर नेम के साथ हमें क्या देना पड़ेगा? अकाउंट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड। जब हम किसी अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो वहां पर हमें एक यूजर नेम देना पड़ेगा और एक पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि यह निर्धारित कर सकता है कि कोई यूजर किस डेटा को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पासवर्ड। हमें यूजर नेम के साथ पासवर्ड देकर लॉगिन करना होता है, तभी हम किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में सर्न में टिम बर्नर्स-ली ने ब्लैंक को विकसित करने की शुरुआत की थी। 1989 में 1989 में सर्न में टिम बर्नर्स-ली ने ब्लैंक को विकसित करने की शुरुआत की थी। हमें यहां पर एक ईयर दिया गया है 1989 और एक नाम दिया गया है टिम बर्नर्स-ली। हमसे पूछा गया है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने ब्लैंक को विकसित करने की शुरुआत की थी। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया था www को। www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे शॉर्ट में www या W3 भी कहा जाता है। www जिसे हम W3 भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www एक डेटाबेस होता है जो कि इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करना है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, www। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल A1 में JAN एंटर करें, मतलब जनवरी लिखें शॉर्ट में। सेल A1 का चयन करें और फिल हैंडल को 5 रो नीचे खींचें। सेल A3 में अब ब्लैंक होगा। यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में सेल A1 में हमें JAN मतलब जनवरी टाइप करना है। सेल A1 को सिलेक्ट करना है और फिल हैंडल को 5 रो नीचे खींचना है। हमसे पूछा गया है अब जो सेल A3 होगा इसमें क्या मिलेगा हमें। यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। डेटा पर कई प्रकार के कैलकुलेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे यहां पर पूछा गया है यदि हम सेल A1 में जनवरी लिखें शॉर्ट में और A1 सेल को सिलेक्ट करके फिल हैंडल को 5 रो नीचे खींचें तो A3 सेल में हमें क्या मिलेगा। एक्सेल में जो हमें वर्कशीट दी जाती है, वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाया जाता है और कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। यह होती हैं रो, यह होते हैं कॉलम।
जब एक रो और कॉलम मिलता है तो सेल क्रिएट हो जाता, सेल, यह बॉक्स कहलाते हैं सेल। जो सेल अभी सिलेक्ट होता है, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिससे सेल को पहचाना जाता है। जिस प्रकार इस सेल का एड्रेस निकालें तो क्या होगा, B2। B2 कैसे, पहले कॉलम का नाम आ गया B, उसके बाद रो का नंबर आ गया 2। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम एक्सेल के A1 सेल में, A1 सेल मतलब एक कॉलम और 1 नंबर की रो, यहां पर क्या लिखें, जनवरी, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, उस सेल में राइट साइड पर यहां नीचे फिल हैंडल बनता है। फिल हैंडल क्या होता है, जो कि किसी सीरीज को, किसी सीक्वेंस को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। जो सेल सिलेक्ट होता है उस सेल में राइट साइड में बॉटम में फिल हैंडल होता है, जिसको ड्रैग करके हम नीचे वैल्यू को फिल कर सकते हैं। हमें यहां पर JAN लिखना है, फिल हैंडल से नीचे 5 रो को खींचना है। अब यहां पर हमसे पूछा गया है जो हमारी A3 नंबर की सेल होगी उसमें हमें क्या मिलेगा। यहां पर हमने जनवरी लिखा और जनवरी को जब नीचे ड्रैग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, फरवरी, यहां पर क्या आ जाएगा, मार्च, यहां पर आ जाएगा अप्रैल, यहां पर आ जाएगा मई। मतलब हमसे A3 सेल का पूछा गया तो A3 सेल में क्या मिल जाएगा, हमें मार्च मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं जिनको ABCD से दर्शाया जाता है, मल्टीपल रो होती हैं जिनको नंबर से दर्शाया जाता है। हमसे बोला गया था हमें A1 सेल में JAN जनवरी टाइप करना है, इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर राइट साइड में आता है फिल हैंडल, जिसे ऑटो फिल भी कहते हैं। अब फिल हैंडल को हमें नीचे 5 रो में खींचना है। जब हमने 5 रो में इसको खींचा तो हमें A3 सेल में क्या मिल गया, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। A3 सेल में क्या मिल गया, मार्च। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल B4 में 60 है तो फॉर्मूला इक्वल लेन B4 द्वारा गणना करने पर प्राप्त परिणाम ब्लैंक होगा। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में सेल B4 में, B4 नंबर के सेल में हमें 60 भरना है और एक फॉर्मूला लगाना है लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला में हमने B4 सेल का क्या दे दिया, एड्रेस। हमसे पूछा गया है यह फॉर्मूला, यह फंक्शन हमें क्या आउटपुट देगा। जो लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन यह क्या करता है, यह किसी सेल में भरी गई वैल्यू की लेंथ काउंट कर देता है। लेंथ मतलब लंबाई। तो B4 सेल का हमने यहां एड्रेस दिया है। B4 सेल में क्या भरा गया था, 60 मतलब 60। इसमें कितने अक्षर हैं, 1 और 1 2। जो लेन फंक्शन है वह किसी वैल्यू की लेंथ काउंट करता है। लेंथ मतलब लंबाई। तो यहां पर 60 में कितनी लेंथ होगी, 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेन फंक्शन है यह टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है। लेन फंक्शन टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है जो कि सेल में भरी गई वैल्यू की लेंथ काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखें इक्वल लेन और ब्रैकेट में यहां हमने दे दिया दमोह। तो अब क्या करेगा यह फंक्शन, दमोह टेक्स्ट के कैरेक्टर को गिनेगा। कितने कैरेक्टर हैं, 5। हमें आउटपुट दे देगा 5। यहां पर हमारे सेल में कितना लिखा था, 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमसे बोला गया था B4 सेल में हमें 60 भरना है और इसके बाद एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल लेन फंक्शन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। कौन से सेल की लेंथ हमें रिटर्न करानी है, B4 सेल की। तो हम इसका एड्रेस दे देंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट कितना आ गया, 2। क्योंकि B4 सेल में 2 ही डिजिट लिखे हैं, यह डिजिट को या कैरेक्टर को काउंट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में ब्लैंक शीट 2 के सेल C3 में एक मान को संदर्भित करता है। MS एक्सेल में ब्लैंक शीट 2 के सेल C3 में एक मान मतलब वैल्यू को संदर्भित करता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। यहां पर हमें एक सेल और सीट का नाम दिया गया है। हमें यहां पर बताना है इसका करेक्ट एड्रेस क्या होगा।
अभी तक हमने देखा सेल एड्रेस को, सेल एड्रेस इस प्रकार होते हैं, A1, A2, B2, C3 इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है शीट 2 के सेल C3 का सही एड्रेस क्या होगा। MS एक्सेल में शीट 2 के सेल C3 में एक मान को संदर्भित करता है। जब भी हम MS एक्सेल में शीट के साथ किसी सेल का एड्रेस टाइप करते हैं, शीट के नाम के साथ सेल का एड्रेस टाइप करते हैं, तो शीट का नाम और सेल के एड्रेस के बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, शीट का नाम और सेल एड्रेस के बीच में कौन सा सिंबल लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, C3 सेल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी फाइल में एक और वर्कशीट ऐड करते हैं। अब 2 वर्कशीट हो गई, शीट 1 और शीट 2। यदि हमें शीट 1 पर शीट 2 का एड्रेस लेकर आना है, शीट 1 पर शीट 2 का एड्रेस लेकर आना है, तो हम यहां पर इक्वल सिंबल को टाइप करेंगे और हमें शीट 2 से सेल C3 का एड्रेस लेना है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में हमें एड्रेस क्या बनाकर दिया जा रहा, इक्वल शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क और C3। इस प्रकार से जब भी हम किसी सीट के साथ सेल का एड्रेस टाइप करते हैं तो पहले सीट का नाम आता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और फिर सेल का एड्रेस आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2 एक्सक्लेमेशन मार्क और C3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप सेल B1 में हैं, रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें, सेल B2 का चयन करें और मैक्रो को पूरा करें। सेल P4 पर जाएं और मैक्रो को एग्जीक्यूट करें। इस स्थिति में मैक्रो कौन से सेल में रन होगी। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें मैक्रो टॉपिक को भी ऐड किया गया है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आप सेल B1 में हैं, अभी आपका कर्सर सेल B1 में है, रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो का यूज किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम मैक्रो का यूज करते हैं जो कि किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। मैक्रो में हम किसी एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस एक्शन को प्ले कर सकते हैं। जो काम हमें बार बार करना होता है उस काम को हम मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मैक्रो के द्वारा किसी काम को कम समय में किया जा सकता है। मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है। मैक्रो की शॉर्टकट की Alt+F8 होती है। हमसे बोला गया है, मान लीजिए आप सेल B1 में हैं, रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। सेल B2 का चयन करें, मतलब B2 सेल को सिलेक्ट करें और मैक्रो को स्टॉप कर दें, पूरा कर दें। इसके बाद सेल P4 पर जाएं और मैक्रो को एग्जीक्यूट करें, मतलब रन करें। इस स्थिति में मैक्रो कौन से सेल में रन होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। हम किस सेल पर हैं अभी, B1 पर। B1 सेल पर हम हैं, हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। मैक्रो काम क्या रिकॉर्ड करेगा, हम B1 पर थे, उसके बाद हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू किया और मैक्रो में हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, B1 से B2 पर जाना। पहले हम B1 पर थे, मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, हम किस सेल पर पहुंच गए, B2 पर। तो मैक्रो में क्या रिकॉर्ड हो गया कि आपने B2 सेल को सिलेक्ट किया। इसके बाद तो हमने मैक्रो को स्टॉप कर दिया, मैक्रो स्टॉप हो गया। मैक्रो ने सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया कि आपने B2 सेल सिलेक्ट किया है। इसके बाद हमें कहां जाना है, सेल P4 पर, लेकिन मैक्रो तो स्टॉप हो चुका। अब हम सेल P4 पर आ गए हैं और अपने मैक्रो को रन करेंगे। तो मैक्रो ने रिकॉर्ड क्या किया था, मैक्रो ने रिकॉर्ड किया था कि आपने B2 सेल को सिलेक्ट किया। तो हम कहां पहुंच जाएंगे अब, B2 सेल पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, B2। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह एक्सेल सॉफ्टवेयर है। अभी हम B1 सेल पर हैं, B1 सेल पर हैं, हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। तो हम व्यू टैब पर जाएंगे, यहां मैक्रोस ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहां हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे। यहां आप अपने मैक्रो का एक नाम दे सकते हैं और मैक्रो की शॉर्टकट की भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने शॉर्टकट की दे दी
कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल के साथ यू हमारे मैक्रो की क्या बन जाएगी, शॉर्टकट की। वैसे कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है, लेकिन हम अपने मैक्रो में भी इस शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस यू हमारे मैक्रो की शॉर्टकट की हो गई। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहां पर मैक्रो स्टार्ट हो गया, मैक्रो की रिकॉर्डिंग क्या हो गई, स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, B1 सेल से आना है B2 सेल पर। B1 से हम कहां आ गए, B2 पर। इसके बाद हमें मैक्रो को क्या कर देना है, स्टॉप। तो मैक्रो ने रिकॉर्ड क्या किया कि आप B2 सेल पर आए। इसके बाद हमसे बोला गया था आपको P4 सेल पर जाना है, P4। तो हम चलते हैं P4 सेल पर, ये आ गए हम P4 सेल पर। इसके बाद हमें मैक्रो को क्या करना है, रन करना है। तो मैक्रो को रन करने की शॉर्टकट की हमने बनाई थी कंट्रोल प्लस यू। जैसे ही हम मैक्रो को रन करेंगे तो हम P4 सेल से वापस कहां आ गए, B2 सेल पर, क्योंकि मैक्रो ने रिकॉर्ड ही क्या किया था कि आपने B2 सेल सेलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B2। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल आपको एक सेल में एक फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है। MS एक्सेल आपको एक सेल में एक फॉर्मूला लगाने की या एंटर करने की परमिशन देता है, और फिर वह फॉर्मूला स्वचालित रूप से शेष कॉलम में विस्तारित हो जाएगा। यह कथन कब सत्य है। MS एक्सेल में आप किसी एक सेल में एक फॉर्मूला लगा सकते हो और फिर वह फॉर्मूला ऑटोमेटिक रूप से शेष कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यह कथन कब सत्य हो सकता है। एक्सेल का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हमने किसी एक सेल में एक फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसको ऑटोमेटिक बाकी सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यह स्टेटमेंट कब सत्य हो सकता है, जब हम यूज होने वाले कॉलम को कैलकुलेट करें। मतलब जिन सेल में हमें अपने फॉर्मूला को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन सेल को जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, उनमें वैल्यू भरेंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब परिकलित कॉलम का उपयोग किया जाता है। जब परिकलित कॉलम का उपयोग किया जाता मतलब व्हेन कैलकुलेटेड कॉलम्स आर यूज्ड। जैसे ही हम कैलकुलेट होने वाले कॉलम का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कुछ वैल्यू लिखी हैं, जैसे A1 सेल में लिखा 56, B1 सेल में लिख दिया 4। अब हमने यहां पर एक फॉर्मूला लगाया C1 में, जो कि है इक्वल A1 प्लस B1। हमें यहां पर आंसर मिल गया 60। हमने एक सेल में तो एक फॉर्मूला लगा दिया, इसी फॉर्मूले को हमने नीचे ड्रैग भी कर दिया। तो आप देखेंगे अभी हमें बाकी सेल में 0 आंसर दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिक रिजल्ट कैलकुलेट होकर क्या आएगा, जैसे ही हम इन कैलकुलेट होने वाले सेल को यूज करेंगे, हमें ऑटोमेटिक यहां पर आंसर दे दिया जाएगा। मतलब जो कैलकुलेशन वाले सेल हैं, उनको जैसे ही हम यूज करेंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब परिकलित कॉलम का उपयोग किया जाता है, मतलब व्हेन कैलकुलेटेड कॉलम्स आर यूज्ड। जैसे ही हम कैलकुलेशन वाले कॉलम को यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक बाकी के कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में ब्लैंक चार्ट पर इंटरैक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल्स प्रदान करता है, जिससे हम डेटा के सबसेट का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकें। MS एक्सेल में ब्लैंक चार्ट पर इंटरैक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल्स प्रदान करता है, जिससे हम डेटा के सबसेट का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकें। यह क्वेश्चन भी MS एक्सेल से पूछा गया है, जो कि चार्ट टॉपिक से संबंधित है। चार्ट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर हम एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करेंगे। चार्ट क्या होता है, चार्ट किसी टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। MS एक्सेल में हम जो टेबल बनाते हैं, टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट बनाने के लिए 2 शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। एक शॉर्टकट की होती है F11 फंक्शन की। F11 फंक्शन की से हम जो चार्ट बनाते हैं, वह न्यू वर्कशीट पर बनता है।
न्यू वर्कशीट पर मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है उस वर्कशीट पर चार्ट नहीं बनता है, एक नई वर्कशीट पर बनता है। जबकि एक और शॉर्टकट की होती है Alt+F1। Alt+F1 शॉर्टकट की से हमारा चार्ट उसी वर्कशीट पर बन जाता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। इसे बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट F11 शॉर्टकट की से जो चार्ट बनता है वह नई वर्कशीट पर बनता है, जबकि Alt+F1 शॉर्टकट की से जो चार्ट बनता है वह उसी वर्कशीट पर बन जाता है जिस पर हमारी टेबल होती है। इसे बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट MS एक्सेल का डिफॉल्ट टाइप का चार्ट होता है। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में ब्लैंक चार्ट पर इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल भी प्रदान करता है। ऐसा चार्ट जिसमें हमें फिल्टरिंग के कंट्रोल दिए जाते हैं जिससे हम डेटा का फास्ट स्पीड में एनालिसिस कर सकें, उस चार्ट को बोला जाता है पाइवोट चार्ट। एक पाइवोट टेबल भी बना सकते हैं हम एक्सेल में। पाइवोट टेबल का यूज डेटा की रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। डेटा की रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए पाइवोट टेबल का यूज किया जाता है। और पाइवोट चार्ट के द्वारा हम डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका एनालिसिस या विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइवोट चार्ट। चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मिलता है। यहां पर मल्टीपल टाइप के चार्ट होते हैं और पाइवोट टेबल भी हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होती है। पाइवोट चार्ट भी हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 दस्तावेज में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है जो कि पेज ब्रेक से संबंधित है। ब्रेक ऑप्शन होता है ब्रेक ऑप्शन। MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स जो कि हमें लेआउट टैब में प्राप्त होता है और पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। MS वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। ब्रेक ऑप्शन करता क्या है? ब्रेक ऑप्शन एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। ब्रेक ऑप्शन के द्वारा हम एक पेज की जानकारी को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्रेक हमें लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। ब्रेक की दो कैटेगरी होती हैं, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक 3 प्रकार के होते हैं, सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के होते हैं। हमसे पूछी गई थी पेज ब्रेक की शॉर्टकट की जो कि होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। पेज ब्रेक का यूज एक पेज की जानकारी को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है जहां पर एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स की दो कैटेगरी हैं, पेज ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक्स। पेज ब्रेक 3 प्रकार के होते हैं, सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के होते हैं। हमसे पूछी गई थी पेज ब्रेक की शॉर्टकट की जो कि होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होता है। MS एक्सेल में डिफॉल्ट जूम ब्लैंक परसेंटेज होता है। यह क्वेश्चन भी MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में जो डिफॉल्ट जूम प्रतिशत होता है वह कितना होता है। MS एक्सेल का जो वर्कशीट होती है, पेज होता है, उसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट मतलब उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। MS एक्सेल में जो डिफॉल्ट जूम प्रतिशत होता है वह होता है 100। MS एक्सेल में डिफॉल्ट जूम प्रतिशत होता है 100। मिनिमम हम कर सकते हैं 10% तक। मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? 10%। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400% तक। MS एक्सेल में डिफॉल्ट जूम इन होता है 100%। मिनिमम हम कर सकते हैं 10%, मैक्सिमम कर सकते हैं 400% तक। और जूम इन जूम आउट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। कंट्रोल+स्क्रॉल से कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना होता है और माउस के स्क्रॉल को अप डाउन करना होता है। यह हमारी जूम इन जूम आउट की शॉर्टकट की होती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100%। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम होता है वह होता है 400, मिनिमम हो सकता है 10% और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100%। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल बैक स्टेज व्यू निम्न में से किस टैब में मौजूद होता है? एमएस एक्सेल बैक स्टेज व्यू निम्न में से किस टैब में मौजूद होता है? यह क्वेश्चन एक्सेल में पूछा गया है, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तीनों सॉफ्टवेयर में एक जैसा है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में जो बैक स्टेज व्यू होता है वह फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। फाइल मेन्यू में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट तीनों ही सॉफ्टवेयर में जो फाइल मेन्यू होता है उसके अंदर हमें बैक स्टेज मेन्यू शो किया जाता है। इसको हम देख सकते हैं। एक्सेल में जब हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यह ओपन हो जाता है बैक स्टेज व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइल मेन्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस विफल होने पर जब डेटाबेस को सबसे हाल ही की सही स्थिति में रीस्टोर किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? डेटाबेस विफल होने पर मतलब डेटाबेस फेल होने पर जब डेटाबेस को सबसे हाल ही की सही स्थिति में रिस्टोर किया जाता है, मतलब करंट टाइम पर जो सही कंडीशन थी उसमें डेटा को रिस्टोर किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन डीबीएमएस से संबंधित है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, वह कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, यह सभी होते हैं हमारे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब डेटाबेस फेल होता है, विफल होता है, तो हमें जो सबसे हाल ही की सही स्थिति होती है उसमें रिस्टोर करने के लिए रिकवरी का यूज करना होता है। रिकवरी मतलब जो डेटा का लॉस हुआ है वह वापस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रिकवरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस है? यहां पर हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर को, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, जिसके लिए कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं, जैसे कि हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, मॉडेम, गेटवे। यहां पर एक ही नेटवर्किंग डिवाइस है ब्रिज का यूज क्या होता है? ब्रिज का काम होता है 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है, लेकिन ब्रिज केवल ऐसे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है जिन नेटवर्क में एक समान प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। मतलब एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज करने वाले 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स से संबंधित है। लाइनेक्स से हमें एक नाम दिया गया है सेल और हमसे पूछा गया है सेल क्या होता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। जो लाइनेक्स का आर्किटेक्चर होता है उसमें होता है हार्डवेयर के बाद होता है कर्नेल के बाद होता है सेल के बाद होते हैं एप्लीकेशन। जो लाइनेक्स का आर्किटेक्चर होता है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर के बाद आता है कर्नेल
कर्नेल जो कि लाइनक्स का मेन पार्ट होता है, कोर पार्ट होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है, जिसे लाइनक्स का हार्ट भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सेल। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है, कमांड इंटरप्रेटर। सेल पर कमांड को रन किया जाता है। जो लाइनक्स का सेल होता है, सेल पर लाइनक्स की कमांड को रन किया जाता है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव संख्या 35 के समतुल्य हेक्साडेसिमल चुने। दशमलव संख्या 35 के समतुल्य हेक्साडेसिमल चुने। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 35, जिसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। अब सीपीसीटी के पेपर में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जरूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाए गए हैं। आप उन सभी वीडियो को देखकर सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को सॉल्व करना सीख सकते हैं। यहां पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है, जिसे हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम का है। एक साथ यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी, इसका बेस होता है 2। बेस कितना होता है? 2। इसमें केवल 2 ही अंक स्टोर किए जाते हैं, 2 ही, जो कि होते हैं 0 और 1। कितने भी 0 कितने भी 1 हो सकते हैं, लेकिन कहां से कहां तक के अंक आएंगे? 0 से लेकर 1 तक के। इसका बेस 2 होता है। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 8। इसमें 8 अंक हो सकते हैं, जो कि 0 से लेकर कहां तक के होंगे? 7 तक के। यह नंबर सिस्टम 8 बेस का होता है, तो इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10। इसमें 10 अंक हो सकते हैं, जो कि 0 से लेकर कहां तक के हो सकते हैं? 9 तक के। और लास्ट नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 16। इसमें टोटल 16 डिजिट या अक्षर हो सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक तो होंगे नंबर। 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए? 10 हो गए। अब इसमें तो 16 होंगे, तो 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस होता है 16, 16। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक तो अंक होते हैं, यह हो गया 10 अंक। अब इसके बाद जो हमारे 6 अक्षर बचते हैं वह 10 ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और 15 को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अभी हमने यह समझा नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हैं, किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, किस नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया 35, जिसको हमें किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में। जब भी आपको कोई डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो आपको 16 से भाग देना है, 16 से भाग देना है। जो डेसिमल नंबर है इसमें हमें 16 से भाग देना है। तो हमारा नंबर क्या है? 35। 35 में हमें 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो एक हमें प्राप्त होगा भागफल। भागफल मतलब क्वासेंट, उसको हम नीचे लिखेंगे। जो भागफल प्राप्त होगा, क्वासेंट प्राप्त होगा, उसको हम नीचे लिख लेंगे। और एक प्राप्त होगा शेषफल। शेषफल मतलब रिमाइंडर, उसको हम यहां लिखेंगे। जब हम एक संख्या में भाग देते हैं तो एक प्राप्त होता है भागफल मतलब क्वासेंट, और एक प्राप्त होता है हमें रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो भागफल को यहां लिखेंगे, शेषफल को यहां लिखेंगे। अब हमें 35 में 16 का भाग देना है, तो 16 दूनी 32, 2 बार भाग जाएगा, 2 भागफल है तो यहां लिखा। अब 35 में से 32 गए तो शेषफल कितना बचा? 3 शेषफल बचा। अब हमें इस 2 में भी 16 का भाग देना है, तो 2 में तो 16 का भाग जाएगा नहीं, 2 भी हमारा शेषफल है, इसको भी यहां लिख लेंगे। यह हमारा शेषफल है 3 फिर 2। इस शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए, यह हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 23। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम को सॉल्व करना कितना आसान है।
यदि हमें कोई भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हमें 16 से भाग देना है। जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसको नीचे लिखें और आप अपने रिमाइंडर को भी नोट करें। जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने वाली तारों से रहित आरामदायक और सुविधाजनक कार्य प्रणाली प्रदान करने वाले कीबोर्ड किस प्रकार के कीबोर्ड कहलाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने वाली तारों से रहित मतलब विदाउट वायर के, तारों से रहित आरामदायक और सुविधाजनक कार्य प्रणाली प्रदान करने वाले कीबोर्ड किस प्रकार के कीबोर्ड कहलाते हैं? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमें कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन कीबोर्ड का है और यहां लिखा गया है तारों से रहित, मतलब विदाउट वायर का जो कीबोर्ड होता है वह कौन सा है? वह कहलाता है वायरलेस कीबोर्ड। ऐसा कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं होते हैं, तारों से रहित होता है, वह कहलाता है वायरलेस कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन सबसे छोटा नेटवर्क है जो नेटवर्क में एक उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही निजी मतलब प्राइवेट होता है। इसका पूर्ण रूप है। पेन सबसे छोटा नेटवर्क है जो नेटवर्क में एक यूजर के लिए बहुत ही प्राइवेट होता है। इसका फुल फॉर्म है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल टाइप होते हैं। उसी टाइप में से एक टाइप होता है पेन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन नेटवर्क साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है। आपको याद रखना है पेन कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और यह नेटवर्क साइज में सबसे छोटा होता है। फिर होता है लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो कि साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक अगले निर्देश के मेमोरी स्थान का पता मतलब एड्रेस रखता है जिसे वर्तमान निर्देश पूरा होने के बाद फैच किया जाना है। ब्लैंक अगले निर्देश के मेमोरी स्थान का पता मतलब एड्रेस रखता है जिसे वर्तमान निर्देश पूरा होने के बाद फैच किया जाना है। यह क्वेश्चन रजिस्टर से संबंधित है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि साइज में सबसे छोटी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होती है। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसके अंदर होती है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इसके अंदर एक मेमोरी होती है रजिस्टर साइज में सबसे छोटी और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जिसे करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद फैच किया जाना है। वह रजिस्टर कहलाता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम काउंटर। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।